नमस्कार आप सभी को। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं हमारा दूसरा लेक्चर, जो कि है धातु एवं अधातु, मेटल और नॉन मेटल। बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देखने आए हैं, आप लोग लास्ट तक 30 से 35 मिनट का बस ये वीडियो होने वाला है। वन शॉट एक बार में मैं पूरा चैप्टर आपको खत्म कर दूंगा, तो आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप लोग प्लीज ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हमारे प्लेटफॉर्म ज्ञान पाठशाला हिंदी मीडियम वाले इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चे के लिए बेनिफिशियल है और फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आप प्लीज एक बार हमें सपोर्ट कीजिए। और आप देखिए, मैथ और साइंस डेली हम लोग 14 दिनों का लेक्चर लेके आ गए हैं। डेली एक एक लेक्चर मैथ, एक लेक्चर साइंस का आ रहा है यहाँ पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि धातु क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि धातु क्या होता है। तो धातु वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन का दान करे। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, दान कर दे। तो दान करे इसका मतलब क्या सर? जैसे हम बात करते हैं सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक जो संख्या होता है वो होता है 11। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1 में टूटता है। ठीक है, तो लास्ट में 1 है। लास्ट में कितना है? लास्ट में इसके 1 है। तो ये स्टेबल होने के लिए अपना 1 का क्या करेगा? दान कर देगा। क्या करेगा? दान कर देगा। तो दान कर रहा है ना, क्या लिखा हुआ है? जो इलेक्ट्रॉन का दान करे। तो 1 दान कर दे रहा है, क्यों? ताकि इसके आखिरी में 8 हो जाए। आखिरी में 8 होता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो आखिरी में इसके 1 का क्या कर रहा है? ये दान कर रहा है। जो दान कर रहा है तो ये क्या हुआ? अमीर हुआ। अमीर यानी धातु। ये ट्रिक है याद करने का कि जो दानी वो अमीर, अमीर मतलब धातु। ठीक है, अब जैसे बात करेंगे हम लोग क्लोरीन का, तो इसका होता है संख्या 17। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 में टूटेगा। आखिरी में 8 लाना है, तो ये क्या करेगा? एक भीख मांगेगा कि दे दो भाई दे दो। तो इसको एक भीख लेना है। ये भिखारी है। भिखारी क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? अधातु। देखिए लिखा है ना, अधातु जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे। ग्रहण करे या भीख मांग रहा है किसी से, उसको मिलेगा तो ग्रहण करेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का दान करे वो धातु, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे वो अधातु। मैंने एक आपको उदाहरण के रूप में भी समझा दिया, सोडियम और क्लोरीन। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है भौतिक गुण क्या होता है। क्या पढ़ना है हम लोग को? भौतिक गुण। किसका? धातु और अधातु का भौतिक गुण हम लोग को पढ़ना है। हो सकता है मात्रा गलत हो गया हो, हिंदी मुझे नहीं आता है। आप सब बच्चों के लिए पहली बार ट्राई कर रहा हूं हिंदी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग भी। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आघात वर्धनीयता। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अगर मैं ऐसे समझाऊं कि अगर कोई धातु है, उसको हम लोग मार मार के पतली चादर बना दें। क्या बना दें? पतली चादर। ठीक है, तो पतली चादर मतलब पतला परत बना देते हैं, एकदम पतला परत। वो क्या हो गया? आघात वर्धनीयता। ठीक है, हम लोग इसमें पतली चादर बना देते हैं। जैसे आपको अगर मैं समझाऊं तो कोई मेटल है, उसको एकदम मार मार के ऐसा हम लोग एकदम पतला पतला चादर, थिन शीट, ठीक है, बना दे। अब है दूसरा तन्यता। तन्यता क्या होती है? जैसे हमारे घर में जो तार आया है, बिजली का तार, वो किससे बना है? धातु से बना है। वो कॉपर का तार होता है। कॉपर एक धातु है, धातु का तार हमारे घर में आया है, तो तार के रूप में है ना, तार के रूप में। तो अगर किसी धातु को हम लोग खींच के एकदम पतला तार बना दें, ठीक है, क्या करें? तन्यता मतलब अगर किसी धातु को हम लोग खींच के पतला सा तार के फॉर्म में, तार के रूप में कन्वर्ट कर दें, बदल दें, तो वो क्या होता है? तन्यता। मतलब अगर कोई धातु को पतला परत बन जाए, हम लोग हैमर से, हथौड़ी से मार मार के पतला परत चादर के रूप में कन्वर्ट कर दें, बदल दें, तो वो हो गया आघात वर्धनीयता। और अगर किसी को पतला तार बना दें तो वो हुआ तन्यता। ठीक है, अब नेक्स्ट है ध्वन्यता। ठीक है, तो ध्वन्यता क्या होती है? ये ध्वनि से रिलेटेड है ध्वन्यता। इसमें क्या होता है कि जो भी धातु है उसको अगर हम लोग ऐसे ठोकेंगे तो कैसा साउंड बनाएगा? वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग ध्वनि प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है, जैसे टन टन टन, जब स्कूल में घंटी बजता है तो किसका बना होता है? धातु का। उस पर जब हम लोग मारते हैं तो ध्वनि कैसा प्रोड्यूस होता है? टन टन। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिंगिंग साउंड। ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट है घनत्व। तो जो मेटल होता है वो ठोस होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है मेटल धातु में, धातु के जो कण है वो बहुत पास पास होते हैं, एकदम पास पास। तो जब धातु के कण पास पास है तो भीड़ ज्यादा है ना, जैसे दुर्गा पूजा में हम लोग चलते हैं, भीड़ एकदम ज्यादा है, चल रहे हैं एकदम भीड़ वाले एरिया में, तो क्या हो गया? यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, मतलब इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। तो धातु में ज्यादा कण होते हैं पास पास, तो वहां पे डेंसिटी मतलब घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। और अधातु में कम होता है घनत्व। और डेंसिटी को हम लोग और क्या बोलते हैं? पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई, मतलब मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, मास मतलब द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है, आयतन माने वॉल्यूम। अब हमको पढ़ना है चमक। तो जो धातु होता है वो चमकीला होता है, जैसे ये सोना है, चमक रहा है ना, तो धातु चमकीला होता है। और अधातु उतना नहीं चमकता है, नहीं चमकता है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्मा का सुचालक, मतलब जो जिसके थ्रू ऊष्मा पास हो सके। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं खाना, खाना बर्तन में बनाते हैं, वो जो बर्तन होता है घरों में, किचन में, वो किसका बना होता है? वो धातु का बना होता है। उसको गर्म करते हैं तो धातु क्या होता है? वहां से पास होता है, तो वही क्या लिखा है? ऊष्मा का सुचालक। ठीक है, तो सबसे ऊष्मा का सुचालक सबसे अच्छा कौन सा है? कॉपर है और सिल्वर है, सबसे बढ़िया है सुचालक। सबसे बेकार कौन सा है? मरकरी है और लीड है। मरकरी सबसे बेकार सुचालक है और सिल्वर और कॉपर सबसे बढ़िया सुचालक है। किसका? ऊष्मा का। अब हम लोग आते हैं विद्युत का सुचालक। ठीक है, जिसके थ्रू बिजली पास हो सके उसको बोलते हैं विद्युत का सुचालक। तो धातु के थ्रू पास होगा, अधातु में पास नहीं होगा। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या है? अधातु है, उसमें थोड़ी ना बिजली पास होगा। ठीक है, लेकिन कॉपर का जो तार घर में लगाते हैं उसमें बिजली पास करता है ना? हाँ, करता है। तो विद्युत का सुचालक कौन होता है? ठीक है, धातु होता है। बट इसमें ना एगो एक्सेप्शन है, जो कि क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है बच्चा? तो ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, बट ये अधातु होते हुए भी इसमें बिजली पास करता है। अब ग्रेफाइट क्या है सर जी? तो जो पेंसिलवा में होता है ना, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक, पेंसिल में ब्लैक ब्लैक होता है ना, वही है ग्रेफाइट। वो बिजली को कंडक्ट करता है, मतलब वो अधातु है, फिर भी वो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि आमतौर पर अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। बट ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सबसे अलग है, ये अलग ग्रेफाइट ये करता है, ये विद्युत का सुचालक है। अब हम लोग को पढ़ना है कठोरता और बाहरी रूप। ठीक है, जैसे जो धातु होता है वो कठोरी होता है, लेकिन अधातु कठोर भी हो सकता है, पानी के मतलब लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। माने तीनों स्थिति में पाया जाता है। कौन? अधातु। बट धातु सिर्फ कठोरी होता है। लेकिन इसमें भी एगो अलग है, एक्सेप्शन है, जिसका नाम है मरकरी। मरकरी एक धातु है, बट वो कैसा होता है? वो एकदम लिक्विड जैसा होता है। ठीक है, पिघलते से बहने वाला होता है ना, लिक्विड, पानी की तरह बह सकता है, लिक्विड की तरह होता है। कौन? मरकरी। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डायमंड जो है, डायमंड क्या है? एक अधातु है, बट डायमंड अधातु होते हुए भी क्या है? कठोर है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि आमतौर पर जो नॉन मेटल है, ठीक है, वो अधिकतर केस में कैसा होता है? गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन क्या है? कार्बन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? ये सब क्या है? ये सब अधातु है। आपको पता है ना ये सब क्या है? गैस है। तो आमतौर पर गैस के फॉर्म में होता है नॉन मेटल। लेकिन डायमंड जो होता है एक एक्सेप्शन है, जो कि कैसा होता है? हार्डेस्ट, सबसे कठोर, मतलब धरती पे पाया जाना सबसे कठोर पदार्थ है। कौन? डायमंड। ये आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गलनांक और कवथनांक। ठीक है,
मतलब किसी चीज को हम लोग कितना जल्दी गर्म कर रहे हैं और वो पिघल जाए, ठीक है, तो उसका कम होगा ये मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। किसी चीज को पानी में खौला रहे हैं, खौल रहा है, उसको बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्वथनांक, ठीक है, शायद गलत बोल सकता हूं मैं, उच्चारण गलत हो सकता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब समझ गए होंगे आप, पानी को गर्म करते हैं हम लोग तो खोलता है ना, तो उसको बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक नांक। तो जो धातु होता है, जो धातु होता है, ठीक है, वो गलनांक उसका क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब गर्म करने पे जल्दी नहीं पिघलेगा, ठीक है। बट अधातु गर्म करने पे तुरंत पिघलने लगेगा। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही क्वथनांक भी सेम होता है, धातु का क्वथनांक ज्यादा होता है, अधातु का कम होता है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है, जैसे सोडियम का बात कर लें या पोटेशियम का बात कर लें, ये दोनों का है, ये दोनों धातु है, ये दोनों धातु है। और धातु का अभी हम लोग भौतिक गुण पढ़े हैं कि धातु कैसा होता है, कठोर, ठोस। लेकिन ये दोनों धातु होते हुए भी बड़ा कोमल है, माने चाकू रखोगे ना इसके ऊपर तो कट जाएगा, इतना कोमल है। चाकू रखे या कट गया, हाथ नहीं, ये दोनों सोडियम और पोटेशियम। फिर है कि आप ये लोग जो है इतना ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब क्रियाशील है, ये लोग इतना ज्यादा क्रियाशील है कि इलो को हम लोग छिपा के रखते हैं, कहाँ, तेल के अंदर। इलो को हम लोग किरोसिन तेल के अंदर छिपा के रखते हैं, काहे, क्योंकि अगर हम लोग इसको एयर में से निकाले डिब्बा में से, तो ये ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेगा और बहुत फास्ट रिएक्टिव है। और इसीलिए ना करे उस रिएक्शन को, तो हम लोग क्या करते हैं, तेल भर देते हैं, तेल भर दिए और तेल में इसको रख दिए, तेल भर के तेल में इसको हम लोग रख देते हैं, सोडियम को और पोटेशियम को, काहे कि जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जा पाएगा। अगर तेल है तो तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो ये सोडियम और पोटेशियम सुरक्षित रहता है। ये सवाल भी आता है आपको लिखने के लिए 2 नंबर में, 2 से 3 नंबर में सवाल आ सकता है लिखने को कि इन सोडियम और पोटेशियम को हम लोग तेल के अंदर काहे रखते हैं, काहे कि वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है, काहे कि अगर ऑक्सीजन के साथ पहुंचा वहां पे तो रिएक्शन हो जाएगा, यानी क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। हम लोग भौतिक गुण कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग भौतिक गुण में क्या क्या पढ़े हैं। तो भौतिक गुण में हम लोग सबसे पहला चीज जो पढ़े कि धातु जो होता है वो कैसा होता है, पर उसको मार मार के हम लोग पतला चादर के फॉर्म में कन्वर्ट बदल सकते हैं, चादर, ठीक है, चादर के फॉर्म में, पतला सा चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखें कि उसको हम लोग तार के फॉर्म में बदल सकते हैं, पीट पीट के हथौड़ी से पतला तार बना सकते हैं। धातु का जो घनत्व होता है, धातु का जो घनत्व होता है मतलब डेंसिटी, वो क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है घनत्व, मतलब पार्टिकल बहुत पास पास होता है, उसके जो कण है बहुत पास पास होता है। धातु जो होता है वो चमकीला होता है, चमकता है, ठीक है। धातु जो होता है वो गर्मी का सुचालक होता है, क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, और विद्युत का भी। धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, मतलब उसके थ्रू बिजली और गर्मी दोनों पास हो सकता है धातु से, ठीक है। और ये सब धातु का क्या है, भौतिक गुण। अब हम लोग जानेंगे धातु का रासायनिक गुण क्या क्या है और अधातु का रासायनिक गुण क्या है। आप लोग बोलोगे सर आप तो यहाँ पे बस धातु का बताए हैं, अधातु का क्या है, अरे इसका उल्टा कर दीजिए, वही अधातु है। अधातु चमकीला नहीं होता है, अधातु का घनत्व कम होता है, अधातु तार के फॉर्म में नहीं बदल सकता है, अधातु पतली चादर के फॉर्म में नहीं बदल सकता है, अधातु ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है। अब पहला लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ धातु का अभिक्रिया, ठीक है, धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, बनेगा धातु का ऑक्साइड,
क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड। ठीक है, धातु का ऑक्साइड बनेगा। जैसे हम लोग बात करें Cu, कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। ठीक उसी तरीके से सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, खाली ऑक्साइड बनते जा रहा है, सब ऑक्साइड है। तो मन में सवाल आ सकता है, सर कभी यहाँ O लिखे हैं, कभी यहाँ 2 लिख दिए हैं, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब 9वीं कक्षा में ही पढ़ना था। ठीक है, ये सब कब पढ़ना था? 9वीं क्लास में ही हम लोग को पढ़ना था। क्या पढ़ना था? कि कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं। तो एक टर्म है जिसमें हम लोग देखते हैं इस सबका वैलेंसी। तो सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2। इसको ना हम लोग इधर इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो Na के पास क्या चला गया? 2 चला गया, ऑक्सीजन के पास 1, इसीलिए Na2O लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग कॉपर ऑक्सीजन लिखे तो कॉपर का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2, कट गया 2 2, क्या आया? CuO आया। तो लिखने का तरीका है वो नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, 9वीं में सीखना था। हम लोग को मेन चीज जानना है कि धातु अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मतलब हवा से, तो बनेगा धातु का ऑक्साइड। जो धातु है उसी का ऑक्साइड, माने ऑक्सीजन के साथ जो धातु है उसी का ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन का साथ आके कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट है उमेधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उमेधर्मी जो ऑक्साइड है कि वो क्या होता है? मतलब ऐसा ऑक्साइड, कैसा ऑक्साइड जो अम्ल से भी और क्षार से, दोनों से क्रियाशील हो जाए। ठीक है, दोनों से रिएक्ट कर जाए और दोनों का गुण शो करे। ऐसा ऑक्साइड जो कि अम्ल और क्षार दोनों का रूप शो करता है। ठीक है, दोनों का गुण शो कर। अब हम लोग पढ़ेंगे उमेधर्मी ऑक्साइड। उमेधर्मी ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होता है? आमतौर पर जो धातु का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है नेचर में? तो वो ना क्षार जैसा होता है नेचर में। ठीक है, बेसिक होता है क्षार जैसा, बट ये एक स्पेशल है ऑक्साइड जिसका नाम है उमेधर्मी ऑक्साइड, जो कि अम्ल और क्षार दोनों का व्यवहार शो करता है अपने अंदर। ठीक है, दोनों से रिएक्ट करता है और दोनों का गुण अपने अंदर शो करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहीं यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा कि दो धातु का ऑक्साइड है, मेटल मतलब धातु, जो धातु का जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, मतलब क्षार का गुण शो करता है। कौन? धातु का ऑक्साइड। ये सब क्या है? धातु का ऑक्साइड है। ये सब कैसा शो होगा? ये सब क्षार की तरह नेचर रखेगा, व्यवहार करेगा। बट एगो कुछ कुछ स्पेशल भी ऑक्साइड होता है जिसका नाम है उमेधर्मी ऑक्साइड, जो कि दोनों का शो करता है, अम्ल का भी और क्षार का भी। जैसे एग्जांपल है Al2O3। एग्जांपल क्या है? Al2O3। ठीक, अल्युमिनियम क्या है? धातु है, उसका ऑक्साइड है। ई कैसा ऑक्साइड है? तो उमेधर्मी ऑक्साइड है। जैसे ZnO। ठीक है, ये लोग दोनों व्यवहार शो करता है, अम्ल का भी और क्षार का भी। अब कुछ कुछ कंपाउंड है, मतलब जैसे कैल्शियम हो गया, अब कुछ कुछ धातु है जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस सब में से ना पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस दे रहा है ना, इसका बबल बन जाता है। क्या बनता है? बबल बनता है। गैस निकल रहा है तो बबल के फॉर्म में निकलेगा। तो ये सब ना पानी में तैरता है। क्या करेगा? तैरता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, मान लीजिए कैल्शियम है, उसको पानी में डाले, तो कैल्शियम को पानी में डाले तो डूबेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम पानी से रिएक्ट करके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकालता है, तो हाइड्रोजन गैस का बबल फॉर्म होता है। तो ये बबल के फॉर्म में निकला कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम पानी के ऊपर तैरने लगा। तो वही दिया है पानी के साथ जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, उसमें क्या फॉर्म होता है? उसमें फॉर्म होता है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन निकलता है। तो क्या हुआ है तब देखिए, पहले है सोडियम लिए, इसमें हम लोग जल मिलाए, तो अभिक्रिया हुआ, तो क्या मिला हम लोग को? पहले मिला ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस।
ये जो ऑक्साइड मिला है इसको फिर से पानी में और देर तक डुबाए रखेंगे, तो और देर तक डुबाए रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। वैसे ही कैल्शियम का भी है, पानी के साथ मिला है, हाइड्रोजन निकला, फिर ये जो ऑक्साइड है इसको थोड़ी देर तक और पानी में रखे तो हम लोग को हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो एंड में हम लोग बस यही बोलते हैं कि अगर धातु का जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है पानी के साथ, तो हम लोग को मिलता है धातु का ऑक्साइड, ठीक है, धातु का ऑक्साइड, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। आई जो धातु का ऑक्साइड है, ये जो धातु का ऑक्साइड है इसको फिर से पानी में मिलाएंगे, इसको फिर से पानी में मिलाएंगे तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब हम लोग धातु का रिएक्शन पढ़ेंगे, अभिक्रिया पढ़ेंगे, किसके साथ, अम्ल के साथ। धातु और अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होती है, तो देखिए धातु अगर अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है, मतलब नमक, सॉल्ट। ठीक है, देखिए बहुत सारा आपको उदाहरण दिया है, जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। सर जिंक क्या है, धातु है, जिंक क्या है, धातु है, H2SO4 क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो धातु और अम्ल क्या बन गया, नमक, सॉल्ट मतलब क्या, लवण, और H2। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब आप ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या, लवण है, मतलब सॉल्ट है एक टाइप का। अब दूसरा फिर नेक्स्ट है चौथा, रासायनिक अभिक्रिया है चौथा, क्या है, सॉरी रासायनिक गुण है चौथा, कि धातु का रिएक्शन, जो धातु का अभिक्रिया है किसके साथ हो रहा है, धातु के लवण के साथ, मतलब नमक लिखा है, सॉल्ट लिखा है, तो धातु का धातु लवण के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है इसमें होता है विस्थापित अभिक्रिया होता है, विस्थापित अभिक्रिया। जो ज्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। देखिए ZnCuSO4, तो ये जो Cu और Zn है इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत कौन है, इसमें मजबूत Zn है, तो कमजोर वाले को क्या करेगा, हटा देगा, तो खुद आके इसके बगल में बैठ गया, Cu बेचारा अलग हो गया। आपको पहला चैप्टर जब हम पढ़ाए थे अभी पिछला लेक्चर में, तो आपको बताए थे ना कि जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देता है, तो हटा दिया, तो विस्थापित क्रिया हम लोग पढ़े थे। तो धातु और धातु लवण का जो अभिक्रिया है वो एक प्रकार का क्या है, विस्थापित अभिक्रिया है। ठीक है, जिसमें जो ज्यादा मजबूत है कमजोर वाले को हटा दे रहा है। अब हम लोग धातु और अधातु का रिएक्शन पढ़ेंगे कि धातु और अधातु का अभिक्रिया से क्या बनता है। तो धातु और अधातु के अभिक्रिया से आयनिक यौगिक बनता है। क्या बनता है, आयनिक यौगिक। जैसे सोडियम प्लस, अगर आयंस क्या होता है, जिसके भी ऊपर प्लस हो या माइनस हो वो आयन हो गया। तो धातु है ये आयन, ये क्या है, धातु है, सोडियम मेटल है, और ये अधातु है। दोनों का जब रिएक्शन हुआ क्या बना, NaCl। ठीक है, NaCl बना। NaCl क्या है, एक NaCl है एक आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम लोग को ये जानना है कि कैसे बन रहा है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर उधर हुआ तो आयनिक यौगिक बना। जैसे यहां सोडियम प्लस था और Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर देखो, जैसे आई हुआ सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या था, ज्यादा था, और क्लोरीन के पास 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन भीख मांगता था, याद है ना, ये अपना एगो इसको दान कर देगा, तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो, दूसरी जगह चले जाए, उस बीच में जो यौगिक फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक, अब आयनिक यौगिक जैसे हमारे घर का जो नमक है वो है आयनिक यौगिक, उसका क्या क्या गुण है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला वो ना
छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में होता है तो ठोस होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ठोस होता है। दूसरा, उसका जो गलनांक है वो बहुत ही उच्च होता है, मतलब जल्दी नहीं पिघलेगा, बहुत गर्मी देना पड़ेगा नमक को। पानी में घुलनशील होता है, नमक पानी मिला के घट से पी जाते हैं हम लोग, मतलब पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है घुलनशील? सर यही आयनिक यौगिक। दूसरा, आयनिक यौगिक जो है ना, अगर ठोस है तो बिजली को, विद्युत को अपने थ्रू पास नहीं करने देगा। लेकिन अगर ये मोल्टेन फॉर्म में है, मतलब उसमें नमक में पानी मिला के हम लोग घोल बना दें, अगर घुलनशील फॉर्म में है तो अपने थ्रू बिजली को क्या करेगा? पास करने देगा, मतलब सुचालक हो जाएगा विद्युत का। कब? जब खुद पिघले हुए फॉर्म में हो। जब ठोस के फॉर्म में हो तो नहीं करेगा, क्योंकि होता कैसा है? ठोस ही होता है। तो ठोस फॉर्म में ये बिजली का सुचालक नहीं है, लेकिन अगर पानी मिला के घोल बना दें तभी बिजली का सुचालक बन जाता है। अब ये जो टॉपिक है संक्षारण, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि कैसे मेटल है, इसके ऊपर ऑक्सीजन और पानी रिएक्ट किया, इसके ऊपर एक लेयर बना, फिर ये लेयर हट गया। ठीक है, फिर ये पतला होते जाता है परत, इसका पढ़ चुके हैं ना हम लोग। ये परत पतला होते जाएगा तो हम लोग बोलते हैं कि जो मेटल का सरफेस है वो कोई खा रहा है। ठीक है, तो अगर ये लोहा है तो उसके केस में हम लोग Fe2O3.XH2O बोलते हैं, जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना। हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अभी क्यों टाइम वेस्ट करें? अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे पहले चैप्टर में चले जाएं, डिटेल में मैंने इसको समझाया है। और ये वाला सवाल आपके परीक्षा में आ जाता है ऐसा बक्सा बना के। ठीक है, कि किसमें जंग जल्दी लगेगा? तो जिस चीज में दो ही शर्त है, जिस चीज में ऑक्सीजन और पानी इसको मिले, मतलब ऑक्सीजन और पानी धातु को मिले तो जंग जल्दी लगेगा। तो लोहे को, आयरन नेल को, लोहे को देखो, यहाँ पे ट्यूब बंद है तो हवा है? नहीं है। पानी भी नहीं है, हवा पानी दोनों नहीं है, माने पानियों नहीं हवा भी नहीं, हवा पानी दोनों नहीं है तो जंग लगेगा नहीं। अब इसमें देखो तेल रख दिए हैं, अभी बताए थे कि अगर तेल है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, खाली थोड़ा सा पानी है, खाली थोड़ा सा पानी है, तो कम लगेगा। अब इसमें देखो ट्यूब खुला हुआ है, मस्त ऑक्सीजन जा रहा है, मस्त इसमें ऑक्सीजन जा रहा है, तो ऑक्सीजन है, भर भर के है। अब पानी भी नीचे है, पानी भी है, तो मतलब इसके अंदर जो लोहा है उसमें जंग जल्दी लगेगा। तो डायग्राम दिया रहेगा, आपको समझ के जल्दी से उस पर देखना है। कैसे हम लोग बचा सकते हैं संक्षारण से? तो पेंट कर दें, ग्रीस कर दें, तेल लगा दें। ठीक है, बहुत सारा ये सब तरीका है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जस्तीकरण कर दें, एनोडाइजिंग कर दें। नेक्स्ट है एलॉय, मतलब मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातु कैसे बनता है? तो ये जो मिश्र धातु है वो मिश्रण से बनता है। किसका मिश्रण? धातु और धातु का भी मिश्रण हो सकता है, और धातु और अधातु का भी मिश्रण हो सकता है। बस इतना समझना है कि जो मिश्र धातु है वो क्या होता है? वो धातु और धातु के मिलने से बनता है, या धातु और अधातु के मिलने से भी बन सकता है। ठीक, जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे ब्रास। तो ब्रास किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का। कॉपर एक धातु है, जिंक भी एक धातु है, दोनों धातु को मिला दिया गया। तो कैसे मिलाया जाता है? कॉपर का ज्यादा अमाउंट होता है तो पहले कॉपर को पिघला देते हैं, और पिघला के जो दूसरा का है जिंक, इसको डालते हैं। ठीक है, तो दोनों धातु का मिश्रण से बना क्या? मिश्र धातु, जिसका नाम है ब्रास। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे अमलगम होता है। अमलगम में क्या होता है? मरकरी ले लेते हैं, मरकरी के अलावा कोई भी मेटल ले लो, कोई भी धातु ले लो, तो क्या बन जाएगा? अमलगम। तो ये सब है मिश्र धातु, जो कि मिश्रण से बनता है। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जिसका नाम है धातु कर्म। ठीक है, धातु कर्म क्या होता है? तो किसी भी खनिज में से हम लोग धातु को एकदम प्रॉफिट तरीके से, एकदम आसानी से और प्रॉफिटेबल तरीके से धातु को निकालना। ठीक है, धातु को निकालना, जो हम लोग इसे सोना को निकाले। ठीक है, बहुत सारा धातु होता है, उसको खनिज से साफ उफ करके पूरे प्रोसेस के थ्रू निकालने का जो पढ़ाई है, जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं धातु कर्म।
ठीक है, धातु कर्म। तो अब खनिज क्या होता है? तो खनिज ना जमीन के अंदर या पानी के अंदर कोई भी प्राकृतिक ऐसा ढेला है, ठीक है, ईटा है, जिसमें क्या पाया जाए? जिसमें क्या पाया जाए? धातु पाया जाए, ठीक है। जैसे ये सब प्राकृतिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है? पदार्थ है जिसके अंदर धातु पाया जा रहा है, जमीन के अंदर है और धातु पाया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब धातु इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, बट इसके यहां से धातु को निकालना आसान है और तुरंत निकल जा रहा है, और इसके यहां से धातु निकालना मुश्किल है। तो जहां से आसानी से निकल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। अयस्क क्या है? जहां से हम लोग धातु को खनिज में से आसानी से निकाल पाए वो हुआ अयस्क, ठीक है। अब कुछ ना अयस्क का नाम लिखा है, जैसे रॉक साल्ट, बॉक्साइट, ये सब क्या है? अयस्क का नाम है। तो जैसे रॉक साल्ट में से हम लोग क्या निकालते हैं? सोडियम मेटल को, सोडियम धातु को निकालते हैं। बॉक्साइट में से कौन सा धातु निकलता है? अल्युमिनियम का धातु निकलता है। अब कुछ स्टेप है, 3 स्टेप में हम लोग धातु को अलग करते हैं गंदगी उंदगी से, या खनिज में से, या अयस्क में से कैसे अलग करते हैं। देखिए 3 स्टेप है। पहला है अयस्क का सांद्रण, ठीक है, मतलब इकट्ठा करना अयस्क को। अयस्क है, अयस्क कहां से निकल रहा है? मिनरल में से निकल रहा है, मतलब खनिज में से। तो खनिज में से ये अयस्क है, ये निकल गया। अब इस अयस्क में क्या है? कुछ मेटल है। तो ये मेटल खाली नहीं ना है, इसमें गंदगी भी तो होगा, ठीक है, इसमें गंदगी भी होगा। ये अयस्क है, ये अयस्क में धातु है, और धातु अकेले नहीं है ना, इसमें कुछ गंदगी भी है। तो हम लोग क्या करें? सिर्फ अयस्क का सांद्रण करें, मतलब हर जगह से हम लोग अयस्क को निकालें, इकट्ठा करें, बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। देन नेक्स्ट स्टेप है निष्कासन। निष्कासन मतलब हम लोग अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसको हम लोग निष्कासन मतलब निकाल के एक रूप देते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, और फिर उसका रिडक्शन करा देते हैं। लास्ट में सब साफ सफाई करने के बाद भी गंदगी बचता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका परिशोधन करते हैं। क्या करते हैं? परिशोधन मतलब रिफाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहला है अयस्क का सांद्रण। तो देखिए जो अयस्क है वो अकेला तो नहीं है, वो अशुद्धति के साथ है। क्या है? कुछ उसमें इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धता है। तो जो भी उसमें गंदगी है उसको हम लोग अयस्क में से हटा दिए, ठीक है। तो इस अशुद्ध को, इस जो गंदगी है, अशुद्धता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग, ठीक है। तो जो पहला मेथड है, जो पहला तरीका है, उसमें हम लोग जो भी गंदगी है उसको अयस्क में से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका होता है, ठीक है, इसको निकालने का तरीका होता है, ठीक है, चुंबक से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ना एक बेल्ट है, ये क्या है? एक बेल्ट है जिसमें 2 पहिया लगा दिए। क्या लगा दिए? 2 पहिया लगा दिए। ये 2 पहिया किससे बना है? चुंबक से बना है। किससे बना है? चुंबक से। चुंबक का काम क्या है? मेटल को अपनी ओर खींचना। अब यहाँ पे ना हम लोग क्या गिरा दिए? यहाँ पे हम लोग गिरा दिए अयस्क। अब यहाँ पे अयस्क गिरा तो अयस्क अकेला होगा? नहीं, गंदगी के साथ होगा। अब यहाँ से ई जो है यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से घूमा घूमा घूमा, घूमते 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 जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो गंदगी है वो क्या होगा? वो यही गिर जाएगा। कि गंदगी तो नहीं ना चिपकेगा चुंबक में, लेकिन ये जो घूमते घूमते यहाँ तक आएगा, कौन? धातु। धातु इधर गिरेगा। तो नीचे एगो बर्तन लगा दीजिए, यहाँ गंदगी गिर गया, धातु यहाँ तक आ गया, क्योंकि चुंबक यहाँ तक है। तो बेल्टवा घूम रहा है, बेल्ट क्या हो रहा है? घूम रहा है। धातु यहाँ चिपक जाएगा और घूमते घूमते यहाँ आके निकलेगा, और जो गंदगी है वो यहीं अलग हो गया। तो हम लोग यहाँ से उन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकट्ठा क्या हो रहा है? यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है अयस्क, जिसमें गंदगी नहीं है, खाली मेटल होगा, ठीक है, मैंने खाली धातु होगा। हाँ, गंदगी को हटा दिए। अब हम लोग निष्कासन वाला जो क्रिया था, प्रोसेस था, उसमें 3 स्टेप है। पहला है जो हाईली रिएक्टिव मेटल, जो धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील हो,
दूसरा माध्यमिक क्रियाशील, और तीसरा सबसे कम क्रियाशील जो धातु होता है। हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज जो क्रियाशील का एक सीरीज था, ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी, वो हम लोग बनाए थे ना। और नहीं आप लोग जानते हैं तो पिछला लेक्चर देख के आइए, आई बटन में लिंक है, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, एक सीरीज था ऐसा, ठीक है, जिसको क्रियाशील सीरीज बोलते थे। जो ऊपर वो ताकतवर, जो नीचे वो कमजोर। तो अभी 3 टाइप का होता है धातु। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, वो कितना आसान काम है। देखिए ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये तीनों को क्या करेंगे ना, पिघला देंगे। क्या करेंगे? पिघला दिए, पिघला के बिजली पास करा दिए। इन तीनों को बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों को पिघला दो। अब पिघला के ना इसमें रखो, इसमें बिजली पास करा दो, ठीक है। तो कैथोड एनोड 2 रॉड होता है, उसी पे आके कैथोड पे लग जाएगा। क्या चीज? ये सब धातु। तो पहला हाई रिएक्टिव, मतलब जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है धातु, उसको कैसे अलग कर सकते हैं? तो उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। उसको पहले पिघला देते हैं, अब पिघला के उसको एक रखेंगे बर्तन में और उसमें बिजली पास करा देंगे। बिजली पास कराए तो 2 रॉड है, एगो कैथोड है, एगो एनोड है। तो कैथोड वाले रॉड पे जाके सब क्या होगा? कलेक्ट हो जाएगा, जो भी धातु है। अब हम लोग दूसरा और तीसरा, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा। तो आमतौर पर पहला तो बहुत आसान है, आमतौर पर ये दोनों ही एग्जामिनेशन में आपके परीक्षा में आता है। तो जो धातु है अयस्क के अंदर, किसके अंदर? अयस्क के अंदर, और के अंदर वो 2 फॉर्म में पाया जाता है। पहला कार्बोनेट, पहला कार्बोनेट के फॉर्म में, और दूसरा सल्फाइड के फॉर्म में, दूसरा सल्फाइड के फॉर्म में। कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है धातु। अब वहां से इन दोनों से हम लोग इसको किसके फॉर्म में बदलेंगे? ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में बदले। अब फिर इसको क्या बना दिए? फिर यहां से धातु हम लोग बना देंगे। ऑक्साइड से धातु बनाना आसान है, रिडक्शन करा देंगे, बन जाएगा। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं कि निस्थापन और सल्फाइड से ऑक्साइड बनना हर्जन, 2 अलग अलग प्रोसेस है, क्रिया है। देखिए, अगर कोई भी कार्बोनेट के फॉर्म में है, कार्बोनेट का फॉर्म मतलब ZnCO3, कार्बोनेट का फॉर्म मतलब ZnCO3, ठीक है। कोई भी कार्बोनेट के फॉर्म में है, मतलब जैसे ZnCO3 है, तो इसको ना हम लोग चुपचाप गर्मी देंगे, ये क्या बन जाएगा? ZnO। देखिए क्या लिखा है, कार्बोनेट से क्या बनाना है? ऑक्साइड बनाना है। तो कार्बोनेट है, इसको गर्मी दिए, क्या बन गया? ZnO बन गया। और जब ZnO बन गया तो धातु कैसे बनेगा? इसमें ना हम लोग कार्बन के प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन के प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग धातु लिए, हम लोग क्या लिए? कार्बोनेट लिए, ZnCO3, उसको गर्म किए तो बन गया ZnO। अभी जो ZnO है, ठीक है, इसको कार्बन के प्रेजेंस में, उपस्थिति में कार्बन के हीट करेंगे तो अपचयन होगा, और ZnO का बन जाएगा Zn, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। हम लोग को Zn मिल गया। कितना आसान है। ये किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं जो बीच वाला होता है, माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक क्रियाशील धातु, ज्यादा तेज नहीं होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये माध्यमिक बीच वाला है। उसमें हम लोग क्या होता है? धातु कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में होता है। कार्बोनेट और सल्फाइड से हम लोग इसको बदलेंगे किस फॉर्म में? ऑक्साइड के फॉर्म में। तो अगर कार्बोनेट से बदले तो कहलाया निस्थापन, और अगर सल्फाइड से बदले तो कहलाया भर्जन, ठीक है। अब फिर जब कन्वर्ट हो गया, यहां बदल के आ गया ऑक्साइड, तो कार्बन के प्रेजेंस में इसको गर्मी देंगे, ठीक है, कार्बन के प्रेजेंस में इसको गर्मी देंगे तो किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा धातु के फॉर्म में, ठीक है। जो हम अभी आपको यहाँ पे बताए कि ZnCO3 है, गर्मी दिए, ZnO बना, ZnO को फिर कार्बन के प्रेजेंस में क्या किए? हीट किए,
ठीक है, फिर से क्या बन गया, Zn और CO अलग हो गया। तो सर यहां वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। तो दो अंतर है, मॉडरेट और सबसे जो कम वाला रिएक्टिव है, एक बीच वाला और एक जो सबसे कम क्रियाशील जो धातु है, सबसे कम जो क्रियाशील धातु है, इस सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है, सारा नियम सेम है, बट आखिरी में अपचयन जो होता है उसमें डायरेक्ट हो जाता है, उसमें कार्बन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सल्फाइड के फॉर्म में है ZnS, अब सल्फाइड के फॉर्म में है S है, कि कैसे हम लोग यहां तक पहुंचे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। यहां ऑक्सीजन की जरूरत था क्या, नहीं, यहां डायरेक्टली हो जा रहा था, बट यहां ऑक्सीजन लगाए तो क्या बना, ZnO बना, और यहाँ पे SO2 अलग हो गया। अब फिर ZnO पे आ गए, ZnO, फिर सेम प्रोसेस, कार्बन के प्रेजेंस में गर्मी देंगे, Zn मिल जाएगा। Zn क्या है, प्योर मेटल। तो दोनों तरीका बता दिए। अब जो सबसे कम क्रियाशील है, ठीक है, जो सबसे कम क्रियाशील है वो भी दो तरीके से होता है। जो सबसे कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, वो भी अयस्क के फॉर्म में है, अभी अयस्क के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो भी दो तरीके से होगा, या तो कार्बोनेट होगा या तो सल्फाइड होगा। इन दोनों से हम लोग को क्या बनाना है, पहले बनाना है ऑक्साइड। और फिर ऑक्साइड से क्या बनाना है, धातु। बट एक ही अंतर है कि पिछली बार यहाँ कार्बन था, इस बार कार्बन नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग इसको बस गर्मी ही देंगे, ठीक। तो कार्बोनेट और सल्फाइड दो फॉर्म में पाया जाता है, दोनों से फिर इसको हम लोग ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। पिछली बार कार्बन के प्रेजेंस में लिए थे, इस बार कार्बन नहीं लेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक। अब सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना क्या कहलाता है, भर्जन। क्या कहलाता है, भर्जन। अब याद कर लीजिए, इसमें भी सेम कहलाएगा, भर्जन ही कहलाएगा। और कार्बोनेट से ऑक्साइड, निस्थापन, इसमें भी सेम निस्थापन ही कहलाएगा। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत था क्या, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत था कि डायरेक्ट गर्मी दे रहे थे, था। इस सल्फाइड को ऑक्सीजन की जरूरत था, हाँ था, ठीक है। जैसे Hg क्या है, मरकरी, लो रिएक्टिव है, ठीक है, तो HgS सल्फाइड के फॉर्म में है, तो ऑक्साइड बनाना है। क्या किया जाए सर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको गर्मी दिया जाए, HgO बना। अब इस HgO को हम लोग क्या करें, HgO को कार्बन के प्रेजेंस में गर्मी दें, नहीं, डायरेक्टली गर्मी देंगे, क्या मिल जाएगा, Hg। और Hg क्या है, प्योर मेटल है। ठीक है, तो हम लोग को Hg मिल गया। Hg क्या है, एक प्योर मेटल है। तो Hg जब मिला यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है अपचयन, ठीक है। तो लास्ट प्रोसेस है अपचयन। तो इसमें क्या क्या हुआ, निस्थापन हो सकता है, इसमें भर्जन हो सकता है, और लास्ट में अपचयन होगा। इससे पहले वाले में भी सब कुछ सेम था, बस लास्ट में कार्बन था अपचयन करने के लिए। अब इसमें कार्बन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपचयन हो जाएगा। तो अब हम लोग आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, जो है परिशोधन, ठीक है। ये तीसरा और आखिरी स्टेप है, परिशोधन। अभी तक हम लोग देखिए हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, धातु को हम लोग पा ले रहे हैं, बट अगर अभी भी धातु में कुछ गंदगी है, कुछ इंप्योरिटी है, तो उसको हम लोग परिशोधन से दूर करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो मतलब कॉपर का एग्जाम्पल है कि कॉपर का धातु हम लोग निकाल के ले आए हैं, उसमें भी कुछ गंदगी है अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा बीकर ले लेंगे, दो गो रॉड बनाएंगे, दो गो क्या करेंगे, इस बीकर में रॉड डालेंगे, इसमें को घोल बनाएंगे। किसका घोल, तो घोल होगा कॉपर सल्फेट का। किसका घोल होगा, कॉपर सल्फेट का, CuSO4। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का होता है घोल। तो घोल बना दिए और दो गो रॉड डाले,
रॉड में हम लोग क्या करेंगे कि बैटरी कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? बैटरी कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए इधर लिखा हुआ है कैथोड मतलब ऋणाग्र, और इधर लिखा है एनोड मतलब धनाग्र। जो धनाग्र होता है उसका खुद का जो व्यवहार है, खुद का जो नेचर है वो होता है निगेटिव। ठीक है, सॉरी, तो हम लोग दो रॉड लिखे, अभी यहां पे ऋणाग्र और धनाग्र लिख दिए हैं। ये आप लोग को समझना है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा धनाग्र है। तो हम लोग यहां पर बैटरी जब जोड़ेंगे ना, जब हम लोग बैटरी जोड़ते हैं तो जो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो होगा धनाग्र, और जो हम लोग निगेटिव से कनेक्ट करेंगे वो होगा ऋणाग्र। सबसे आसान सा बात है, बैटरी कनेक्ट किए, बैटरी का जो निगेटिव, एक मिनट में आराम से समझा रहा हूं आपको। एक हम लोग बीकर ले लिए, दो रॉड लगा दिए, इस रॉड में हम लोग क्या भरे? इस रॉड में हम लोग भरे कॉपर सल्फेट। क्या भरे? कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये जो दो रॉड लगाए हैं, हम लोग को नहीं पता इस दो रॉड के बारे में कि कौन सा धनाग्र होगा या कौन सा ऋणाग्र होगा। तो हम लोग जिस भी रॉड को हम लोग निगेटिव से कनेक्ट करेंगे वो होगा कैथोड। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ऋणाग्र। ठीक है, और जिस भी रॉड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे वो होगा धनाग्र। यही लिखा हुआ है ना, धनाग्र। ठीक है, वो हो गया धनाग्र। कौन? जो पॉजिटिव से कनेक्ट है, और जो निगेटिव से कनेक्ट है हाई बनाएंगे जब हम लोग। ठीक है, तो जो छोटा वाला निगेटिव और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बैटरी है। ठीक, ये बैटरी का जो पॉजिटिव से हम लोग कनेक्ट किए हैं, जिस भी रॉड को पॉजिटिव से कनेक्ट किए वो हो गया धनाग्र, और जिस भी को निगेटिव से किए वो हो गया ऋणाग्र। तो ये खुद इसका नेचर कैसा है? निगेटिव है। अच्छा, ये दोनों जो रॉड बनाए हैं, ये रॉड किसका है? ये दोनों रॉड है कॉपर का ही। किसका है? कॉपर का ही। लेकिन ये जो धनाग्र है, ये जो कॉपर रखे हैं इसमें, ये है गंदगी वाला। कौन वाला है? गंदगी वाला। ठीक है, जिसमें इंप्यूरिटी है, गंदगी है मिला हुआ। ये क्या है? ये एकदम साफ है, प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर है। एक प्योर कॉपर का हम लोग रॉड ले लिए, एक गंदगी वाला जो हम लोग यहां से निकाल के ले आए हैं, जो यहां से लास्ट में निकाल के ले आए हैं धातु, इसमें हम लोग का थोड़ी सा गंदगी है। ठीक है, अशुद्धता है, तो हम लोग अशुद्धता वाला कॉपर का धातु यहां लगा दिए, और जो शुद्ध धातु है उसका यहां लगाए, और यहाँ पे घोल बनाए कॉपर सल्फेट का, एक्वस लिख दीजिए, घोल है ये। ठीक है, घोल है। अब क्या होगा कि बैटरी लगा दिए तो बिजली पास होगा, तो जैसे ही बिजली पास होगा, जो अशुद्ध वाला धातु है ये, इसमें से कॉपर क्या होगा? निकलने लगेगा। क्या होगा? निकलने लगेगा। और निकल के कहाँ जाएगा? जो शुद्ध वाला है उस वाले रॉड पे चला जाएगा सब। तो सारा अशुद्ध वाला वैसे कॉपर निकल के शुद्ध वाले पे चला गया, और जो गंदगी है वो यहां से नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, जो गंदगी है वो नीचे आके बैठ गया, और सारा जो कॉपर प्योर फॉर्म था इस गंदगी के अलावा वो सब यहां से निकल के यहां पे आ गया। अब पहले से ही प्योर था, शुद्ध था, और भी कॉपर इस पे आ गया। फिर हम लोग कैथोड को मतलब ऋणाग्र को हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, खाली उस पे कॉपर धातु मिलेगा। तो ऐसे हम लोग लास्ट स्टेप जो था परिशोधन, वो यही चीज समझना था बस, और कुछ भी नहीं है, कि बिजली के हेल्प से, विद्युत के हेल्प से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो आपका ये पूरा का पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया। अगर आपको पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात के अभी 12 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए हिंदी में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो पाए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही आपको मोटिवेशन के साथ मैथ, गणित और विज्ञान पढ़ाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।